कहते हैं सच्चा प्यार किस्मत वालों को ही मिलता है, लेकिन जब किस्मत दो दिलों को मिलाने की ठान ले तो फिर हर मुश्किल रास्ता भी मोहब्बत की मंजिल बन जाता है। यही कहानी है इस इश्क की जोड़ी की। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर देखना, तभी पूरी स्टोरी आपको समझ में आएगी। और अगर दिल को छू जाए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बताओ कि कहानी कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही सच्ची कहानियां हम हर बार आपके लिए लाते हैं। दोस्तों, शाम का वक्त था। ऑफिस से लौटते हुए कविता अपनी स्कूटी पर मोहल्ले की सड़क से गुजर रही थी। दिन भर की थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। ट्रैफिक की आवाजें, गाड़ियों के हॉर्न और सड़क किनारे की भागदौड़ में उसका मन बस जल्दी से घर पहुंचने को कर रहा था। लेकिन तभी उसकी नजर उस फुटपाथ पर बैठे एक भिखारी पर पड़ी। फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल और हाथ में फैला हुआ कटोरा। धूल धूसित चेहरा, ऐसा कि जैसे बरसों से न नहाया हो। उस पल कविता की स्कूटी अपने आप धीमी हो गई। वह कई दिनों से उसी रास्ते से गुजरती थी और उसे रोज उसी जगह पर बैठे देखती थी। उसने सोचा, यह आदमी हर रोज यहां बैठा होता है, जाने क्यों आज इसे देखकर मेरा दिल पसीज गया। उसने स्कूटी रोकी, पर से 1 रुपया निकाला और उसके कटोरे में डालते हुए कहा, अभी चेंज नहीं है, यही रख लो। भिखारी श्याम नारायण ने बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी, पर उसकी आंखें जैसे चुपचाप बहुत कुछ कह रही थीं। वो आंखें कविता के चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थीं। कविता को एक अजीब सा एहसास हुआ। वो तुरंत स्कूटी स्टार्ट करके घर की ओर बढ़ गई, लेकिन रास्ते भर वही आंखें उसे परेशान करती रहीं। अगले दिन फिर वही हुआ। ऑफिस से लौटते ही जैसे ही वह अपने मोहल्ले के मोड़ पर पहुंची, श्याम नारायण उठकर उसके पास आ गया। इस बार उसने मुस्कुराकर हाथ फैलाया। कविता ने फिर जेब से कुछ सिक्के निकाले और उसे पकड़ा दिए, लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहा था, आखिर यह आदमी मुझे ऐसे क्यों देखता है? क्या सिर्फ पैसों की वजह से रोज इंतजार करता है, या इसके पीछे कुछ और है? दिन बीतते गए। अब तो यह रोज का सिलसिला हो गया। कविता जैसे ही उस रास्ते में उस जगह पहुंचती, वह फुटपाथ वाला श्याम नारायण उसके सामने आ खड़ा होता। वह पैसे देती और वह बिना कुछ कहे देर तक उसे देखता रहता। एक दिन कविता ऑफिस से लौटकर खिड़की पर खड़ी थी। नीचे देखा तो वहीं श्याम नारायण उसके घर के आसपास घूम रहा था। उसका दिल फिर पिघल गया। उसने आवाज लगाई, रुको, खाना ले लो। वह जल्दी से किचन में गई। राधा देवी से कहा कि कुछ खाना पैक कर दो, और फिर दरवाजे पर जाकर डिब्बा उसके हाथ में थमाया। लेकिन खाना लेते समय भी उसकी आंखें सिर्फ कविता पर टिकी थीं, जैसे उसमें कोई गहरी कहानी छिपी हो। कविता डर और दया के बीच उलझ गई और दरवाजा झटके से बंद कर लिया, मगर सारी रात करवटें बदलती रहीं। राधा देवी ने जब देखा कि वह रोज श्याम नारायण को खाना देने लगी है, तो मुस्कुराकर बोली, बेटी, किसी भूखे को खाना खिलाना पुण्य का काम है, भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देंगे। कविता ने सिर हिलाया, लेकिन मन में तूफान उठ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों हर रोज उस आदमी की आंखें उसका पीछा करती हैं। अब हालात ऐसे हो गए कि जब भी कविता ऑफिस से लौटती, उसके कदम अपने आप उस फुटपाथ की ओर मुड़ जाते। उसका दिल कहता, शायद आज भी वह वहीं होगा, और सचमुच वह वहीं बैठा मिलता। धीरे धीरे यह एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। बिना बोले, बिना कुछ कहे, बस आंखों से बात करने वाला रिश्ता। कविता खुद से सवाल करती, क्या यह सिर्फ एक भिखारी है, या इसके पीछे कोई और सच छुपा है? लेकिन एक शाम जब उसने उसे खाना दिया, तो अचानक श्याम नारायण ने उसका हाथ पकड़ लिया। कविता चौंक गई। आंखों में डर साफ छलकने लगा। उसने तुरंत हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी धीमी आवाज में बोला, डरिए मत मैडम, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। कविता ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या है? अगर पैसों की जरूरत है तो साफ साफ कहो, लेकिन इस तरह हाथ पकड़ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। श्याम नारायण ने सिर झुका लिया और धीरे से बोला, मुझे आपके पैसों के नहीं, आपके दिल की जरूरत है। मैं आपको पसंद करने लगा हूं। जब भी आपका चेहरा देखता हूं, मेरी सारी भूख, मेरी सारी तकलीफ जैसे भूल जाती है। कविता के कानों को जैसे भरोसा ही नहीं हुआ। उसने गुस्से में डपटते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी औकात देखी है, एक भिखारी होकर ऐसी बातें करना। मैं सिर्फ इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद करती हूं।
और तुम इसे प्यार समझ बैठे। उसकी बात सुनकर भी श्याम नारायण की आंखों में कोई डर नहीं आया। वो धीमी मगर दृढ़ आवाज में बोला, प्यार औकात देखकर नहीं होता मैडम। जब दिल किसी पर आ जाए तो सामने वाला भिखारी हो या राजा, फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूं आप मुझसे बहुत ऊपर हैं, लेकिन दिल का क्या करूं, आपको चाहने से खुद को रोक नहीं पा रहा। कविता गुस्से से कांप उठी। उसने खाना उसके हाथ में धकेला और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। मगर सारी रात उसके कानों में वही शब्द गूंजते रहे, प्यार औकात देख कर नहीं होता। अगले दिन उसने अपनी सहेली नेहा को सब कुछ बताया। नेहा हंसते हुए बोली, अरे पागल, ये सब एक चाल है। भिखारी समझ रहा है कि अगर तुम्हें फंसा लेगा तो तुम्हारी कमाई पर ऐश करेगा। कविता को उसकी बात सही लगी। उसने तय किया कि आगे से अगर वह श्याम नारायण ऐसी बातें करेगा तो उसे पुलिस में देने की धमकी दे देगी। और सचमुच अगले ही दिन जब उसने फिर वही बातें दोहराई तो कविता ने सख्ती से कहा, देखो, मैं तुम्हें सिर्फ भूख मिटाने के लिए खाना देती हूं। अगर दोबारा ऐसी बेहूदगी होगी तो पूरे मोहल्ले में शोर मचा दूंगी और पुलिस बुला लूंगी, समझे? पर उसकी उम्मीद के विपरीत श्याम नारायण हंस पड़ा। आंखों में वही जिद, वही चाहत चमक रही थी। उसने कहा, आप चाहे तो दुनिया से डरा दें, मगर मुझे नहीं। मुझे तो बस आप चाहिए। आप मुझसे साफ कह दीजिए कि आप मुझे चाहती हैं या नहीं। कविता ने ठंडी सांस भरी और कहा, तुम्हारी हिम्मत बहुत है, मगर जान लो, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली। तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के नाम पर अपनी कमाई तुम्हारे हाथ में रख दूंगी, मगर मैं सब जानती हूं। इतना सुनते ही श्याम नारायण का चेहरा बदल गया। उसने डिब्बा लौटा दिया और कहा, अगर आप यही समझती हैं तो ठीक है। मुझे अब आपके पैसों या खाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन इतना जरूर जान लीजिए, मेरे दिल में आपके लिए जो है वह सच्चा है। इतना कहकर वह चला गया। कविता वहीं दरवाजे पर खड़ी रह गई, हाथ में डिब्बा पकड़े, आंखों में सवाल लिए। अगर यह मुझे सिर्फ धोखा देना चाहता तो खाना क्यों लौटाता? फिर क्यों बिना डरे मेरी आंखों में आंखें डालकर सच बोलता? कई दिन तक वह श्याम नारायण उसके दरवाजे पर नहीं आया। अब कविता जब ऑफिस से लौटती तो उसकी आंखें अनजाने ही उसे तलाशने लगतीं, लेकिन न वह फुटपाथ पर दिखता न दरवाजे पर। राधा देवी ने भी पूछा, बेटी, वह आदमी अब क्यों नहीं आता? कविता ने अनिश्चित स्वर में कहा, पता नहीं मां, शायद कहीं और चला गया होगा। लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं उसे उसकी कमी खल रही थी। जो आंखें रोज उसका इंतजार करती थीं, अब वे गायब थीं, और वह खामोशी उसके दिल को बेचैन कर रही थी। कई हफ्ते बीत गए। फुटपाथ पर बैठने वाला श्याम नारायण अब कहीं दिखाई नहीं देता था। पहले तो कविता को चैन मिला कि चलो, अब वह अजीब बातें नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत बन चुकी थी। ऑफिस से लौटते ही उसकी नजरें उसी जगह टिक जातीं जहां वह बैठा करता था। मगर खाली फुटपाथ देखकर उसका दिल खाली खाली सा लगने लगा। एक रात बिस्तर पर लेटी हुई कविता सोच रही थी, अगर वह मुझे धोखा देना चाहता तो मेरे इनकार के बाद भी मेरा पीछा करता, मगर उसने तो खाना भी लौटाकर जाना ठीक समझा। क्या सचमुच उसकी नीयत साफ थी? क्या उसकी आंखों में जो मोहब्बत मैंने देखी वह असली थी? वह बेचैन होकर करवटें बदलती रही। कहीं ना कहीं उसके दिल में अब उस आदमी के लिए कोमलता घर करने लगी थी। फिर एक दिन हफ्तों बाद अचानक वह उसे सड़क पर दिखाई दिया। कविता अपनी स्कूटी पर थी और श्याम नारायण फुटपाथ से उठकर उसकी ओर बढ़ा। लेकिन इस बार उसने न हाथ फैलाया न पैसे मांगे, बस उसकी ओर देखता रहा और धीमी आवाज में बोला, आप कैसी हैं? कविता कुछ पल के लिए ठिठक गई। यह पहली बार था जब उसने उससे सीधे शब्दों में सवाल पूछा था। वह बोली, ठीक हूं, तुम कहां थे इतने दिनों से? श्याम नारायण ने मुस्कुराकर कहा, थोड़ा बीमार हो गया था, अब ठीक हूं। उसकी आवाज में सच्चाई थी। कविता का दिल और भी पिस गया। उसने पर्स से पैसे निकालकर देने चाहे, मगर उसने सिर हिलाकर मना कर दिया। नहीं, अब मुझे आपकी भीख नहीं चाहिए। अगर आप देना ही चाहती हैं तो अपने चेहरे की मुस्कान दे दीजिए। कविता का चेहरा लाल पड़ गया। उसने जल्दी से स्कूटी स्टार्ट की और आगे बढ़ गई, मगर कानों में उसके शब्द गूंजते रहे, आपकी मुस्कान। अब तो हालत ये हो गए कि जब भी वह उसे कहीं दिखता, कविता भी उसे मुस्कुराकर देख लेती।
दोनों के बीच खामोश निगाहों का रिश्ता गहराने लगा। धीरे धीरे कविता की सोच बदलने लगी। उसे लगने लगा कि शायद श्याम नारायण के दिल में वाकई उसके लिए सच्चा प्यार है। और अगर प्यार सच्चा हो तो इंसान का हुलिया या हालात कोई मायने नहीं रखते। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर उससे पूछ ही लिया, तुम्हें मुझसे मोहब्बत क्यों हुई? तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा? श्याम नारायण ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मैडम, मैंने सुना है कि आप अपने भाई बहनों की खातिर अपनी शादी टालती रही हैं। आप खुद की खुशियां कुर्बान कर रही हैं। ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। जब पहली बार मैंने आपकी आंखों में देखा तो मुझे एहसास हुआ कि आप सिर्फ सुंदर नहीं हैं बल्कि बहुत बड़ी इंसान भी हैं। और मैं तो एक गरीब हूं, मगर दिल से आपको चाहने लगा। उसकी बातें सुनकर कविता की आंखें भर आईं। उसने सोचा, मेरी पूरी जिंदगी मां और अमन के लिए ही गुजरी। कभी किसी ने मेरी फिक्र नहीं की। और यह आदमी भले ही श्याम नारायण था, मगर मेरी तकलीफ समझता है और मेरी कुर्बानी की कदर करता है। धीरे धीरे वह भी उसके प्यार में डूबने लगी। अब वह रोज ऑफिस से लौटकर उसके लिए खाना पैक करती और दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार करती। बातें ज्यादा नहीं होती, मगर आंखें सब कुछ कह देती थीं। कविता ने अपने दिल में एक फैसला कर लिया था, अगर यह वाकई मुझे सच्चा चाहता है तो मैं इसे अपना लूंगी। चाहे यह श्याम नारायण ही क्यों ना हो, मैं इसे छोटा मोटा काम शुरू करवा दूंगी। मुझे पैसों की नहीं, प्यार की जरूरत है। लेकिन तभी किस्मत ने जैसे कोई और खेल खेलना शुरू कर दिया। एक दिन से 2 दिन, 2 दिन से 3 दिन, और फिर हफ्ते बीत गए। वह श्याम नारायण फिर से अचानक गायब हो गया। न फुटपाथ पर, न मोहल्ले में, न कहीं और। कविता बेचैन हो उठी। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। कहीं बीमार होकर अस्पताल में तो नहीं, कहीं किसी हादसे का शिकार तो नहीं हो गया, या फिर क्या वाकई उसने मुझे धोखा दिया और चला गया। दिन रात उसकी आंखें उसी की तलाश में रहती। ऑफिस में बैठी होती भी तो खिड़की से बाहर झांकती, शायद कहीं दिख जाए, मगर नतीजा वही खाली सड़कें और खाली इंतजार। धीरे धीरे महीनों गुजर गए, मगर उसके दिल से उसकी याद नहीं गई। उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की सच्चाई और आपकी मुस्कान चाहिए कहना, सब जैसे दिल में बस गया था। उसके दिल में कहीं ना कहीं उम्मीद अब भी बाकी थी कि शायद वह लौट आए, मगर महीनों गुजर गए और कोई खबर नहीं आई। इसी बीच घर की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। छोटी बहन की पढ़ाई पूरी हुई और उसे जॉब भी मिल गई। राधा देवी की आंखों में अब एक ही चिंता थी, कविता की शादी। एक दिन राधा देवी ने साफ कहा, बेटी, अब मैं तुम्हारी जिद और नहीं मानूंगी। तुमने भाई बहनों के लिए बहुत कुर्बानी दी है, अब तुम्हें अपना घर बसाना ही होगा। कविता ने सिर झुका लिया। उसका दिल तो अब भी उस गुमनाम श्याम नारायण से जुड़ा हुआ था, मगर मां के सामने कुछ कह न सकी। वह जानती थी कि राधा देवी उसकी कुर्बानियों को समझती है, मगर राधा देवी का भी हक है कि बेटी को खुशहाल देखें। कुछ ही हफ्तों में राधा देवी ने रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। एक रविवार को लड़के वाले घर पर आने वाले थे। राधा देवी ने कहा, अच्छे से तैयार हो जाना, अब तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है। रविवार का दिन आ गया। वर्मा परिवार आए। राधा देवी ने कविता को अच्छे कपड़े पहनने के लिए कहा, मगर उसने साधारण सलवार सूट ही पहन लिया, चेहरा भी बिना मेकअप का। वह चुपचाप बैठक में बैठ गई। वर्मा परिवार की महिला तरह तरह के सवाल कर रही थी। पढ़ाई कहाँ तक की है? जॉब कहाँ करती हो? खाना बनाना आता है? कविता सिर झुकाकर हाँ या ना में जवाब दे रही थी। उसका मन किसी और ख्याल में डूबा था, आंखों में नमी थी। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला। सबकी नजरें उसी ओर मुड़ी। वहां खड़ा था एक नौजवान साफ सुथरे कपड़ों में, आंखों में अजीब सी बेचैनी। उसने तेज आवाज में पुकारा, कविता। जैसे कुर्सी से कोई चौंक कर उठ गया। आवाज जानी पहचानी थी। कविता ने गौर से देखा और उसके होश उड़ गए। विवेक उसके होठों से अनायास ही निकल पड़ा। कमरे में सन्नाटा छा गया। वर्मा परिवार की महिला गुस्से से उठ खड़ी हुई और बोली, यह कौन है? क्या पहले से इसका कोई आशिक है? राधा देवी घबराकर बोली, ना, नन्ही बहन जी, हम इस युवक को नहीं जानते। विवेक आगे बढ़ा और सबके सामने बोला, मेरा नाम विवेक है। मैं कविता से मोहब्बत करता हूं।
मैं उसे किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। उसकी बात सुनते ही घर में खलबली मच गई। वर्मा परिवार नाराज होकर तुरंत वहां से चले गए। अमन ने गुस्से में विवेक का कॉलर पकड़ लिया। कौन हो तुम? मेरी बहन का नाम लेकर यहां तमाशा क्यों कर रहे हो? विवेक ने उसका हाथ पकड़कर हटाया और बोला, मैं कोई गुंडा नहीं हूं। मैं आपसे इज्जत से बात करना चाहता हूं। लेकिन सच यही है कि मैं कविता से मोहब्बत करता हूं। कविता की आंखें नम थीं। उसका दिल धड़क रहा था। महीनों बाद सामने खड़ा वही इंसान जिसे उसने श्याम नारायण समझा था, मगर आज वह बदल चुका था। साफ कपड़े, आत्मविश्वास भरा चेहरा और आंखों में वही पुरानी चाहत। कविता ने कांपती आवाज में कहा, तुम विवेक हो? पर तुम तो भिखारी थे, फिर यह सब कैसे? विवेक ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं कविता, मैं भिखारी नहीं हूं। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं। भिखारी का भेष सिर्फ एक मिशन के लिए धारण किया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें विवेक पर टिक गईं। कविता की आंखें और भी भर आईं। उसने कांपते होठों से पूछा, तुम इतने महीनों तक कहां थे? मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया था? विवेक ने धीरे से बोला, सच बताने का वक्त आ गया है। मैं दरअसल एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर था। शहर में बच्चों की चोरी करने वाली एक खतरनाक गैंग सक्रिय थी। मुझे उन्हें पकड़ने का जिम्मा दिया गया था और उन तक पहुंचने का एक ही तरीका था, भिखारी का वेश अपनाना। क्योंकि वे लोग भी भिखारी बनकर मोहल्लों में घूमते थे और बच्चों को बहला फुसला कर ले जाते थे। सब लोग हैरान होकर उसकी बातें सुन रहे थे। विवेक ने आगे कहा, कई महीनों तक मैं उन्हीं की तरह फुटपाथों पर बैठा गलियों में भीख मांगता रहा। तभी मेरी मुलाकात तुमसे हुई। पहले तो मैंने सोचा कि तुम भी मुझे देखकर नजर फेर लोगी, मगर जब तुमने मुझे पैसे दिए, खाना दिया, उसी दिन मुझे एहसास हुआ कि इंसानियत अभी जिंदा है। और सच कहूं तो उसी दिन मैंने तुम्हें अपने दिल में बसा लिया। कविता की आंखें और भी भर आईं। विवेक ने बोलना जारी रखा, मगर मिशन आसान नहीं था। जब हमने उस गैंग को पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। मेरी टांग में गोली लगी और महीनों तक मैं अस्पताल में पड़ा रहा। तबीयत इतनी खराब थी कि खुद उठकर बैठना भी मुश्किल था। मेरे पास तुम्हारा कोई मोबाइल नंबर नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बता भी नहीं सका। मगर यकीन मानो कविता, हर दिन, हर रात मैं तुम्हें याद करता रहा। ये कहते हुए विवेक ने अपनी पट ऊपर करके टांग का जख्म सबको दिखाया। कमरे में खामोशी छा गई। राधा देवी के चेहरे पर अब चिंता की जगह भरोसा झलकने लगा। अमन ने धीरे से कॉलर छोड़ दिया और कहा, तो यह सच है? विवेक ने सिर हिलाया। हाँ, और आज मैं यहां सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर आया हूं। मैं कविता से मोहब्बत करता हूं। मैं वादा करता हूं कि उसे अपनी रानी बनाकर रखूंगा और उसके परिवार की सारी जिम्मेदारियां आपके बेटे की तरह निभाऊंगा। राधा देवी की आंखों से आंसू गिर पड़े। उन्होंने कविता की ओर देखा और पूछा, बेटी, क्या तू भी इसे चाहती है? कविता रोते हुए बोली, हाँ मां, मैं इसे दिल से चाहती हूं। मैंने इसे भिखारी समझकर भी अपना लिया था। अब जब यह अपनी असली पहचान बता चुका है तो मैं इसे कैसे ठुकरा दूं? राधा देवी ने विवेक की ओर देखा। अगर तुम्हारी नीयत सच में साफ है तो मैं तुम्हें अपनी बेटी सौंपने के लिए तैयार हूं, मगर याद रखना, इसे कभी दुख मत देना। विवेक ने राधा देवी के पैर छू लिए और कहा, आप निश्चिंत रहिए। यह अब सिर्फ आपकी बेटी नहीं बल्कि मेरी जिंदगी है। कुछ ही दिनों बाद दोनों परिवारों की सहमति से कविता और विवेक की शादी हो गई। शादी के बाद विवेक ने न सिर्फ कविता को रानी की तरह रखा, बल्कि उसकी मां राधा देवी और अमन बहनों को भी अपने परिवार जैसा अपनाया। वह सचमुच उनके घर का बेटा बन गया। राधा देवी अक्सर कहती, बेटी, मैंने तुझसे कहा था ना, भगवान तुम्हें तेरी कुर्बानियों का फल जरूर देंगे। आज कविता को ऐसा पति मिला जो उसे सम्मान और प्यार दे रहा था। धीरे धीरे घर में खुशियां लौट आईं। राधा देवी का चेहरा खिल उठा। अमन बहन भी अपने अपने करियर में आगे बढ़ गए और कविता, जिसने अपनी जवानी अपने परिवार के लिए कुर्बान कर दी थी, उसे आखिरकार सच्चा प्यार मिल गया। कहते हैं, सच्चा प्यार किस्मत वालों को ही मिलता है, लेकिन जब किस्मत दो दिलों को मिलाने की ठान ले तो फिर हर मुश्किल रास्ता भी मोहब्बत की मंजिल बन जाता है। यही कहानी है इस इश्क की जोड़ी की। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर देखना।
तभी पूरी स्टोरी आपको समझ में आएगी। और अगर दिल को छू जाए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बताओ कि कहानी कैसी लगी और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही सच्ची कहानियां हम हर बार आपके लिए लाते हैं।